मेरा नाम रविंदर कुमार सिंह है। मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं एक साधारण मीडियम क्लास परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी खेती करते थे। मेरी पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में ही हुआ था। मेरी पढ़ाई बहुत अधिक नहीं है। मैंने मैट्रिकुलेशन तक किया है। मैट्रिकुलेशन करने के बाद मेरे दादाजी का इच्छा था कि ये लड़का नौकरी करे, तो उनके नजर में आया कि नौकरी की दौड़ समाप्त था उनकी नजर में। इसलिए मुझे आईटीआई करने का टेक्निकल गुण लेने के लिए उन्होंने मुझे उत्प्रेरित किया और मैंने आईटीआई का एजुकेशन लिया। 1 साल के एजुकेशन लेने के बाद मुझे टाटा जैसे शहर में वोल्टास कंपनी में मुझे अप्रेंटिसशिप मिल गया था। मैं अपने जिंदगी की शुरुआत 140 रुपये के स्टाइपेंड से शुरू करता हूं। मेरा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद मैं मुजफ्फरपुर वापस आता हूं। 1 सप्ताह घर पर रहने के बाद मैं नौकरी के तलाश में निकलता हूं। अपने मुजफ्फरपुर शहर में आता हूं। मैं सबसे पहले वोल्टास कंपनी के जो डीलर थे, साउंड ऑफ म्यूजिक, मैं वहां जाता हूं। मैं उनसे पूछता हूं अपने नौकरी के संबंध में। वो मुझे बताते हैं कि यहां पर पहले से आदमी है। तो मैं पुनः, मुझे नौकरी की भूख थी, मैं पुनः उसी टाउन में 3-4 दुकान में तलाश करता हूं। मुझे एक जगह 300 रुपये की नौकरी मिल जाता है। साथियों, मैं 300 रुपये पर अपनी जिंदगी शुरू करता हूं। यह साल है 1978 की। 6 महीने के बाद वोल्टास कंपनी से एक चिट्ठी आती है कि मुजफ्फरपुर में साउंड ऑफ म्यूजिक में जगह खाली है, अगर आप चाहें तो वहां जाके काम कर सकते। मैं साउंड ऑफ म्यूजिक में जाता हूं। वहां के मालिक से मिलता हूं। उनसे मेरी बातचीत होती है। वो मेरी कीमत 400 रुपया लगाते हैं, लेकिन उनका एक शर्त था कि आपको 9 बजे दुकान पर आ जाना है और 9 बजे रात तक आपको दुकान बंद होने के बाद जाना है। मेरे पास मजबूरी यह था कि मैं अपने घर से आता जाता था। यहां पर मुझे रहने का कोई जगह नहीं था और 400 रुपये में रहना संभव नहीं था। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया कि एक मुझे, या तो आप 5 बजे छोड़ दें और नहीं तो एक रूम का व्यवस्था करें। उन्होंने मेरे लिए एक रूम का व्यवस्था किया। मैं अपना काम शुरू किया। कुछ ही दिनों के बाद मुझे भारत सरकार का एक कंपनी, आईडीपीएल दवा कंपनी थी, उस दवा कंपनी में फॉरेनर लोग आए हुए थे। कंपनी बन ही रही थी। उसी दरमियान उस कंपनी में एसी मशीन खराब हो जाता है, तो वहां से बुलाहट आता है, क्योंकि वो मशीन वोल्टास कंपनी की थी। मैं वहां पर मशीन ठीक करने के लिए जाता हूं। संजोग अच्छा था कि जब मैं पहुंचा था तो उस फॉरेनर के साथ, स्विट्जरलैंड के इंजीनियरों के साथ जनरल मैनेजर साहब अपना कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक बात कहा कि ये मशीन शाम 5 बजे तक ठीक हो जाना चाहिए। मैं उस मशीन को देखता हूं, काम शुरू करता हूं। परमात्मा का कृपा रहा कि वो एसी मशीन मैं 6 घंटे के अंदर में ही ठीक करके चालू कर दिया और वो
उनकी सूचना दे दिया गया कि ये मशीन चालू हो गया। मैं अब वापस अपने काम पर आ जाता हूं। मैं जब भी आईडीपीएल में काम करने जाता था, मशीन को सर्विस करने जाता था, तो जितना चिंता मुझे सर्विस लेने का नहीं था, जब भी वो उनके सामने में मैं पढ़ता था तो मेरे काम से वो प्रसन्न थे। इसलिए अपने सामने वाले अफसर को कहते थे कि इस लड़के को नौकरी पर रख लेना है। मैं एक पिटीशन देता हूं, मुझे 6 महीने के लिए मुझे चिट्ठी मिलता है कि आप आईडीपीएल आकर के ज्वाइन करें, लेकिन मेरी तनख्वाह 400 रुपये ही था। आप सभी लोग जानते होंगे कि फैक्ट्री में अगर कोई आदमी 240 दिन काम कर लेता है तो उसे परमानेंट करना मजबूरी हो जाता है कंपनी का। इसलिए मुझे 6 महीने का ही चिट्ठी दिया गया था। मैं काम करना शुरू किया, मैं जिम्मेवारी के साथ काम किया, अफसरों का बात को माना, अपने काम को अपने जिम्मेवारी के साथ निर्वाह किया। तो साथियों, मुझे इस बिजनेस में, इस सिस्टम में मुझे मात्र जो अगली चिट्ठी मुझे मिली वो परमानेंट का मिला, और मैं इस तरह से मेरी नौकरी परमानेंट हो जाता है और मैं बड़ा खुश होता हूं। और मेरी सैलरी 627 रुपये का 1980 में 627 रुपये में मेरी बहाली हो जाती है। मैं भी खुश हुआ, मेरे परिवार के लोग भी खुश हुआ, भगवान का पूजा भी किया। लेकिन 1 साल के बाद अनुभव हुआ कि नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। मैं भी देखता था कि जो सैलरी मिलती थी तो 1 से 10 तक मैं बहुत गरम गरम रहता था, और 10 से 20 नरम हो जाता था, और 20 से 30 फाका फाकी हो जाता था। इसी बीच मैंने एक डिसीजन लिया। शादी हो चुका था, परिवार बढ़ चुका था, काम चलता नहीं था, इसलिए मैंने फर्टिलाइजर का धंधा शुरू किया। और उसी फर्टिलाइजर के धंधे में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। इसी दरमियान मेरी मुलाकात माननीय संजय जी से होता है। संजय जी शायद पहले से मेरे प्रखंड में नेटवर्क बिजनेस करते थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि नेटवर्क बिजनेस क्या था। जब मैं उनसे पेपर पर दस्तखत कराने के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, और बिना पूंजी का एक बिजनेस है जिसमें कपड़ा पहनने से पैसा आता है। ये बात जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं बड़ा अचंभा में रहा। मेरे मन में आया कि शायद एक मैं ही बुड़बक हूं जो मुझे कहते हैं कि कपड़ा पहनने से पैसा आता। मैंने नेटवर्क बिजनेस न देखा था न सुना था। उनसे कुछ बात करने की इच्छा होती थी, लेकिन एक डर था कि कहीं मेरा वो नाराज हो जाएंगे तो मेरा पेपर दस्तखत नहीं करेंगे। साथियों, मैंने उस दिन तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब दूसरे दिन पेपर लेने गया तो वो मुझसे 1500 रुपया मांगते हैं, और 1500 रुपया मेरे पास उस दिन था। लेकिन मैंने उनसे बहाना बनाया कि सर आप दस्तखत कर दीजिए, बाद में मैं आपको 1500 रुपया दे दूंगा और आप मुझे बना देंगे। लेकिन उस दिन भी वो माने नहीं, मेरे पेपर को दस्तखत नहीं किया। लेकिन मार्च का महीना था, मेरे साथ मजबूरी था कि अगर उनका दस्तखत नहीं होता तो मेरा 20,000 रुपये का नुकसान होता। इस तरह से वो मुझे आरसीएम बिजनेस में मुझे फंसा दिए। मेरा कहने का भाव था कि परमात्मा की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर उस दिन मेरे पेपर को दस्तखत कर दिए रहते तो शायद मैं आज आरसीएम बिजनेस में नहीं होता।
साथियों, जब मैं आरसीएम बिजनेस में वो मुझे ज्वाइन कर दिए, उनके अपलाइन आदरणीय एमएम निषाद जी और संजय बाबू सवेरे सवेरे मेरे डेरे पर आ जाते थे और कहते थे कि चलिए किसी को बताते हैं कि कपड़ा पहनने से पैसा आता है। मेरे मन में न कहीं देखा था न सुना था, मेरे मन में एक बात था कि एक तो मैं फंस गया, अब मैं इस बिजनेस को लेकर के किसी दूसरे को क्यों फंसाऊं, इससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन वो इतना जिद्दी थे कि वो लगातार मेरे यहाँ 6 महीने तक दौड़ते रहे। मैं बहाना बनाता रहा कि मेरे पास समय नहीं, लेकिन 4 महीने के बाद संजय बाबू मुझे फोन करके बताते हैं कि आपको एक प्रोग्राम देखना पड़ेगा। और उस प्रोग्राम, वो जो प्रोग्राम था शायद अगस्त महीने का था, उसमें आदरणीय केसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में था। वो बड़े लीडर का वो पहला प्रोग्राम था। उन्होंने मुझे धमकी दिया था कि अगर आप 2-4 आदमी के साथ, अगर शायद वो 25 अगस्त की बात थी, 2003 की बात है, केसी छाबड़ा जी आए थे और उन्होंने कहा कि 2-4 आदमी के साथ आना है। मैंने उनके डर को मान करके कि आगे मेरा काम नहीं होगा, इसलिए मैंने एक लड़का को झूठ बोल करके मैंने अपने मोटरसाइकिल पर बैठाया और उसे मिठाई खिलाने के बहाने मैं भारत जलपान पर लेके जाता हूं। जब भारत जलपान के नजदीक मैं आता हूं तो उसको कहते हैं कि थोड़ा सा चेंबर ऑफ कॉमर्स में संजय बाबू हैं, मैं उनसे मुलाकात कर लेता हूं, तब आए के मिठाई खाएंगे। लेकिन साथियों, मैं जब चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाता हूं तो उस लड़के को मैं बाहर छोड़ देता हूं, और जब मैं उस मीटिंग पे अंदर जाने का प्रयास करता हूं तो गेट पर मुझे 50 रुपया लेने के बाद ही जाने दिया गया। मैं कभी भी जिंदगी में इससे पहले टिकट कटा करके कोई मीटिंग सेमिनार नहीं देखा था। तो साथियों, मैं उस मीटिंग को देखा, मैंने उस मीटिंग को देखा। देखने के बाद जब मैं आमने सामने संजय बाबू का हुए तो संजय बाबू मेरे नजदीक बुला, वो अपने पास बुला लिए और मुझे अपने नजदीक बैठा लिए। सर, उस मीटिंग में मैंने उस मीटिंग में मुझे एक ही बात, बहुत सारी बातें तो नहीं समझ में आया, लेकिन 2-3 बात समझ में आया। पहली बात समझ में आया कि नेटवर्क बिजनेस में पैसा आता है। वहां पर मैंने देखा कि 500 से और 5,000 के बीच में 10-15 आदमी चढ़ गए थे, और 5,000 से और 20,000 के बीच में 5-6 आदमी ही चढ़े थे। लेकिन उस मीटिंग में एक आदमी का बात मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो उस मीटिंग का उस मीटिंग में उस दिन आए थे आदरणीय माननीय अवधेश बाबू, जो वो बोलते हैं कि मैं रेलवे में काम करता हूं, रेलवे का टीटी हूं, और इस सिस्टम से मेरे घर में 40,000 रुपया 6 महीने के अंदर में आया है। ये बात मुझे बड़ा मोटिव्स किया और मुझे विश्वास हो गया कि एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन इस बिजनेस में पैसा आता है। दूसरी बात समझ में आया कि कंपनी सामान बनाती है, ग्राहक खरीदता है, बीच में बहुत सारे बिचौलिया है, वही पैसा बचा के कंपनी देता है, मेरा किसी भी तरह का नुकसान नहीं। और तीसरी बात, केसी छाबड़ा जी बता रहे थे कि कपड़ा पहनने से
चाय पीने से रॉयल्टी जैसी इनकम आता। रॉयल्टी शब्द मैं इससे जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। उस मीटिंग के अलावे कि रॉयल्टी कहते किसको है कि काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार में बार बार। रॉयल्टी दुनिया में तीन ही आदमी को मिलता है, सिंगर, राइटर और साइंटिस्ट को। और मेरे मन में आया कि जो जिंदगी भर जो काम करेंगे, सो क्यों नहीं 5 साल काम करके एक रॉयल्टी जैसी इनकम ले लूं। तो दोस्त, मैं उस मीटिंग में एक संकल्प किया कि मुझे इस सिस्टम से रॉयल्टी जैसी इनकम लेना है और मुझे 3.5 लाख रुपया कर्जा 2 साल में मुझे उतारना है। इसलिए मैं आरसीएम बिजनेस में तन मन धन से मैं काम करना शुरू किया और मैं चलना शुरू किया। तो बहुत सारी परेशानी हुआ। जब मैं उस मीटिंग को देख करके आया, मेरा बैटिक चार्ज था, मैं बहुत उत्साहित था। मैं सबसे पहले जाता हूं और इफको ऑफिस में वहां मैं बताता हूं कि एक कपड़ा पहनने से पैसा आता है। शायद वो लोग पहले से जानते थे कि नेटवर्क बिजनेस इस जमाने का बिजनेस। और एक आदमी जिसको मैं लेके गया था वो जुड़ गया। पहले महीने में मैंने 4 आदमी को जुड़ा, 512 रुपए का चेक आ गया। जब चेक आया तो मैं और वो आदमी, दोनों आदमी साथ मिल करके इस बिजनेस को करना शुरू किया। तो दोस्त, अगले महीने में मैंने 1,08,000 का बिजनेस किया, यानी 70,000 के स्लैब पर पहुंचा। और इस सिस्टम को मैंने 512 रुपये के बाद मेरे घर में 2763 रुपया आया। फिर बहुत मन लगा, मैं फिर आगे बढ़ते चला गया। जब मैं लोगों को कहता था तो लोग बहुत कुछ बोलता था कि ठगने का काम करता है, ये करता है, वो करता है। मैंने उन लोगों की बात नहीं माना और इस सिस्टम से मैंने 512 रुपये से अपना इनकम शुरू किया और 1,86,000 रुपये तक मैंने मैक्सिमम इनकम इस सिस्टम से लिया है। और कुल इनकम की बात करेंगे दोस्त, तो इस सिस्टम ने मेरे घर में अभी तक 1,45,00,000 रुपया मुझे अभी तक दिया है दोस्त। ये इतना रुपया कैसे आया, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैंने इसमें कौन सा काम किया कि मेरे घर में इतना सारा रुपया आया। तो दोस्त, मैंने इस बिजनेस में, जब उस समय आरसीएम में कोई इतना बड़ा पिकअप सेंटर नहीं था, आरसीएम को कोई जानता नहीं था, मुजफ्फरपुर शहर में कोई पिकअप सेंटर नहीं था, दरभंगा में कोई पिकअप सेंटर नहीं था। तो मैंने सबसे पहले एक पिकअप सेंटर का एप्लीकेशन दिया और मैंने एक पिकअप सेंटर लिया और मैंने 2 लाख रुपये का मटेरियल ला करके मैंने दरभंगा में रखा और वहां से मैंने अपने बिजनेस को शुरू करता। दूसरी बात कि मैंने सबसे पहले सामान का उपलब्धता पर ध्यान दिया। दूसरी बात कि मेरे साथ मीटिंग सेमिनार बहुत नहीं होता था। मेरे साथ आदरणीय एमएम निषाद जी होते थे। मैं उनके पीछे, मैं अपने मोटरसाइकिल पर उनको पीछे बैठाते थे। मेरे साथ प्लास्टिक वाला कैलेंडर होता था, मार्कर होता था। मैं जहां तहां मैं प्लास्टिक का बोर्ड टांगता था, होम मीटिंग करता था। सर ने मुझे सिखाया, मैं पहले बोलता था, मैं अपने डर को भगाया और उसके बाद निषाद जी अपनी राम कहानी बताते थे कि इस बिजनेस में कैसे पैसा आता है। दोस्त, मैंने 6 महीने के अंदर में इस सिस्टम में इतना मन लगा करके काम किया कि मुझे रॉयल्टी जैसी इनकम मात्र 6 महीने में मिला और मैं बड़ा खुश था। 13,000 रुपये की रॉयल्टी की इनकम मेरे पहले पास आया। इसके बाद मेरा बिजनेस बढ़ने की जगह पर घटना शुरू हो गया। घटते घटते मेरा बिजनेस 70,000 पर आ गया। मैंने निषाद जी से बात किया कि सर, बिजनेस बहुत घट गया, क्या कारण है।
तो उन्होंने कहा कि आप सिस्टम से काम नहीं करते होंगे, जो सिस्टम कहता है वो नहीं है। मैं एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम अरेंज करता हूं, आप वहां से लोगों को लेकर के आप आइए। वो मुझे कटिहार में एक ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज किए। मैं यहाँ से लगभग 40 से 50 आदमी के बीच में मैं उस ट्रेनिंग कटिहार में जाता हूं, और कटिहार की ट्रेनिंग 2 दिन की थी। उसमें बीसी छाबड़ा जी आए हुए थे। बीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं और पुनः वापस आते। मेरी बिजनेस पुनः बढ़ने लगता है। मेरे पास उस समय किसी भी चीज की विधिवत जानकारी नहीं था। मैंने मीटिंग सेमिनार में लोगों को ले जाना शुरू किया। उसके बाद मीटिंग शुरू होता है, तो एक मीटिंग में, हर मीटिंग में अगर बड़े से सेमिनार हो तो आप अपने लोगों को उसमें प्रवेश करिए, आपका बिजनेस चलेगा। मैंने पीवी सिंह से एक बात सुना था जो मैं कहना चाहता हूं। पीवी सिंह ने कहा था कि यह बिजनेस आउट गो का है, आउट गो का बिजनेस है। उन्होंने मुझे समझाया कि यह बिजनेस हर चीज उल्टा काम करता है। आउट का उल्टा होता है इन, आउट का उल्टा होता है इन, और गो का उल्टा होता है कम। उन्होंने मुझे समझाया, इधर से पढ़ोगे तो आउट गो होगा, यानी बाहर जाओ, और उधर से देखोगे तो इनकम, यानी बाहर जाओगे तब तुम्हारे घर में इनकम आएगा। मैं इस सिस्टम में 7, 8, 10 दिन तक, निषाद जी जानते हैं, निषाद जी भी हमारे साथ होते थे। मैं घर से बाहर होता था, और जिस कारण से आज मेरा स्टार इमराल्ड लेबल हो, आज भी मैं घर से 10 से 12 दिन तक मैं बाहर रहता हूं। मैंने राजा राम जी के मीटिंग से एक चीज सीखा था। वो कहते थे कि आपको इस बिजनेस में माथे पर बर्फ रखना होगा, मुंह में शक्कर रखना होगा, और पैर में चक्कर लगाना होगा। यानी कि आप जब लोगों के बीच जाएंगे तो आपको माथा ठंडा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत तरह की बातें को बोलता है। उस समय आप मीठा बोलिए और आप चलते रहिए, तो लकड़ी को डालता रहेगा। यानी आप प्लान दिखाते रहोगे, बिजनेस आपका बढ़ता रहेगा, आपके घर में इनकम आता रहेगा। ये बात मुझे याद है। मुकेश कोठारी जी की मीटिंग से, मैंने चंदलोक होटल में एक मीटिंग थी। मुकेश कोठारी जी का एक शब्द था कि देखो, ये बिजनेस दिमाग लगाओगे तो ये बिजनेस दिमाग से नहीं चलेगा। ये बिजनेस में दिमाग लगा हुआ है, तुमको इस बिजनेस को दिल लगा के करना पड़ेगा। ये बात मुझे मोटिव किया, और मैं इस बिजनेस को दिल लगा करके करता हूं। आज तक जो भी काम मैंने किया, ईमानदारी से किया, जिम्मेवारी लेकर के किया है, जिसका नतीजा है कि मुझे हर क्षेत्र में प्रोग्रेस मिला है। दोस्त, मैं कहना चाहूंगा दोस्त कि पैसा तो सबको चाहिए, तो पैसा कमाने का जरिया हमारे समझ से उस समय एक नौकरी है और एक बिजनेस है। मेरे समझ में आया, उसमें एक डाटा पेश किया गया था कि 1940 में 10 रुपया में परिवार चलता है, 1960 में उसी परिवार को चलाने के लिए 100 रुपये की जरूरत होती है, और 1980 में उसी परिवार को चलाने के लिए 1000 की जरूरत पड़ता है। और मैं 1980 में नौकरी में था और मेरी इनकम 627 था, मेरा काम नहीं चलता था। दोस्त, 2000 में अगर आपको
अपने को देखा गया तो 10,000 रुपये की जरूरत थी, और जिस समय 10,000 की जरूरत थी उस समय मुझे आईडीपीएल 6500 रुपया ही देता था, और 2020 में 1,00,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। मैंने उस डाटा को देखा, और उस डाटा को देखने के बाद ये फील हुआ कि अकेले काम कर करके कोई भी आदमी 1,00,000 रुपया नहीं कमा सकता। न तो उस तरह का मेरे पास डिग्री था, न तो उतना बड़ा पूंजी था, लेकिन बिना पूंजी का अगर कोई बिजनेस है तो वो नेटवर्क बिजनेस है। इसलिए मैंने इसमें मन लगा करके काम किया, टीम को बनाया, और इस बिजनेस से मैंने अपने को आर्थिक आजादी पाया है। दोस्तों, आरसीएम बहुत कुछ देता है, लेकिन उसको देता है जो इस बिजनेस में टिक करके काम करता है। साथियों, इस बिजनेस में अगर आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस में सबसे पहले 6 बेसिक्स के आधार को मानना पड़ेगा। मेरी बिजनेस जब नीचे की ओर चला गया था तो मैंने 6 बेसिक्स का आधार माना। उस समय बहुत जल्दी जानकारी बहुत लेट से मिला कि 6 बेसिक्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, लेकिन मैंने सिस्टम की बात को समझा, 6 बेसिक्स की बात को, जिसमें कहा गया कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है और शेयर द प्रोडक्ट करना है। दूसरी बात बताया गया, अपने सपनों का लिस्ट बनाना है और लोगों का प्रोस्पेक्ट का सूची बनाना है। तीसरी बात बताया गया कि आप लोगों को आमंत्रित करें और मीटिंग सेमिनार में के लिए आमंत्रित करें, होम मीटिंग के लिए आमंत्रित करें। और चौथा काम बताया गया कि एसटीपी प्लान को दिखाइए, और पांचवा काम फॉलो द सिस्टम, फॉलो कीजिए। आप 48 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति को लाइए। और दोस्त, लास्ट में जो काम हमने किया है वही काम नए लोगों के साथ करवाना है। ये बात मुझे बताया गया। तो मेरा कहना है कि इस बिजनेस में आपका पहला काम है कि खरीदारी करें। खरीदारी जब करेंगे तभी आपको हर प्रोडक्ट के विषय में आपको जानकारी मिलेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और खरीदारी के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट को शेयर भी करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को आपको लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बताना पड़ेगा। हम बेचने से, शेयर करने से घबराते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में है कि जब तक कि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट को बेचेगा नहीं तब तक वो अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि अमीर व्यक्ति ही, जितने भी लोग अमीर हैं वो सभी लोगों ने अपने प्रोडक्ट को बेचा है और आज भी बेच कर रहा है। जो लोग बेचता है वही लोग अमीर बनता है। दोस्त, पहला काम है 100% प्रोडक्ट को यूज करना और रिटेल करना। आप इस बिजनेस में डिस्प्ले बॉल अपने पास रखिए और डायमंड क्लब करने का प्रयास कीजिए। जो लोग डायमंड क्लब करेंगे वो निश्चित तौर पर अमीर बनेंगे, वो निश्चित तौर पर वो अपने पिन को हासिल करेंगे। इसलिए डायमंड पिन बहुत अच्छी हम लोगों के लिए है। डायमंड पिन करने वाले को 12 महीने तक करने के बाद आपको भिलवाड़ा में 2 दिन का ट्रेनिंग भी मिलता है, रहने का सुविधा मिलता है, और आपको वहां पर सम्मानित करने का मौका मिलता है। इसलिए डायमंड क्लब भी आप करें। साथियों, उसके बाद आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्योंकि बिना सीखे तो आप एक साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, और सीख करके तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो इस बिजनेस में बहुत तरह के लोग आते हैं। जो लोग आते हैं वो नेटवर्क बिजनेस को पहले से नहीं जानते हैं। हमारे सिस्टम में डॉक्टर भी आ जाते हैं और वकील भी आते हैं, मास्टर साहब भी आते हैं,
वो अपनी नॉलेज से इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए तो मेडिकल कॉलेज है, वकील बनने के लिए लॉ कॉलेज है, और इंजीनियर बनने के लिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, लेकिन रॉयल्टी बनने का कोई कॉलेज नहीं है। तो रॉयल्टी बनने के लिए आपको यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको MESTUZ मेरे जमाने में था कि मीटिंग से आप सीख सकते हैं, कंपनी के इवेंट से सीख सकते हैं, आप सेमिनार से सीख सकते हैं, किताब पढ़ करके सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, और जूम पर और अपने अपलाइन से भी सीख सकते हैं। तो आप इस बिजनेस में इस तरह से सीख भी सकते हैं। और जब आप सीखेंगे तो आपको इसमें एक तीसरा काम होगा कि आपको लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा, यानी नेटवर्क बिजनेस भी बनाना पड़ेगा। दोस्त, नेटवर्क बिजनेस बनाने के लिए आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं कि नेटवर्क बिजनेस क्या है। एक पेट्रोल पंप पर लड़का दो चार आता है और घंटा 2 घंटा में वो खिलौना बेच के चला जाता है। वहां का कर्मचारी उससे पूछता है, उस लड़का से पूछता है, अरे भाई, तुम कितना पैसा कमा लेते हो? उसने कहा कि मैं 10 से 12 खिलौना बेच लेता हूं, 300 से 350 रुपये तक मैं कमा लेता हूं। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं 8 घंटा काम करता हूं तब 200 रुपया कमाता हूं, और ये लड़का घंटा 2 घंटा काम करता है और कहता है कि 300 रुपया कमाता है। तो उस कर्मचारी ने से पूछा कि बोलो, ये सामान तुम लाते कहां से हो? उसने कहा, उस शहर की दुकान का नाम बता दिया। फिर उसने पूछा कि तुम लाते कितने में हो? तो उसने कहा कि मैं इसको 70 रुपया में लाता हूं और 100 रुपया में बेच देता हूं। वो कर्मचारी उस दुकानदार के पास पहुंचता है, दुकानदार से पूछता है कि ये खिलौना का आपका क्या रेट है? उसने कहा कि ये खिलौना मैं 10 खिलौना लोगे तो 70 रुपया में दूंगा। तो वो कर्मचारी कहता है कि जब मैं आपसे 100 खिलौना लेंगे तो कितना में देंगे? तो वो ने कहा कि आप 100 खिलौना लेंगे तो आपको मैं 50 रुपये के भाव से दूंगा। उसने कहा कि मेरा बात आपके साथ पक्का हो गया, मैं 10 आदमी के साथ आऊंगा और 10-10 खिलौना दिलाऊंगा, आपको 70 के भाव से लेना है। वो कर्मचारी जाता है उस टाउन में, बहुत सारे पेट्रोल पंप पर उसने 10 आदमी को इकट्ठा किया और इकट्ठा कर करके ये बात बताया कि ये हम लोग जब काम से छूट जाते हैं तो ये काम हम तो कर सकते हैं कि हम भी तो खिलौना बेच सकते हैं। वो 10 आदमी वो दुकान पर जाता है, 10-10 खिलौना दिलाता है, उससे 70 के रेट से दिला देता है और वो खिलौना लेकर के चला जाता है। वो बाकी लोग 100 रुपये में बेचता है तो वो 300 रुपया कमाया, और जो कर्मचारी था वो कितना रुपया कमाया? तो वो 2000 रुपया कमाया। तो दोस्त, मेरा कहना है कि इसी को कहता है नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क बिजनेस स्मार्ट बिजनेस है, फ्यूचर का बिजनेस है। आप नेटवर्क बिजनेस कीजिए, यही इसी का नाम है नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क बिजनेस डुप्लीकेसी का है। अगर मैं 1 घंटा में, अगर 1 साल में 300 आदमी को प्लान दिखाता हूं तो 1 साल में 300 प्लान दिखाने के बाद 100 आदमी की ज्वाइनिंग तो होगा। अगर 100 आदमी की ज्वाइनिंग होता है और मैं 10-10 के ग्रुप में उसे प्लान देना सिखा देता हूं, उसके डर को निकाल देता हूं, उसको 6 बेसिक्स 8 कोर 7 कार्डिनल्स रूल्स बता देता हूं, और वो 10-10 आदमी भी अगर इस तरह से लोगों को सिखाने का काम करेगा तो अगले साल ये 100 आदमी अगर 300 आदमी को प्लान दिखाएगा
तो मेरे समझ से अगले 2 से 3 साल में मेरे नीचे आपको कम से कम 1000 इधर और 1000 इधर लोग हो जाएंगे, और उस समय आपकी इनकम एमरोल्ड का होगा और 1 लाख रुपए की महीने आपका इनकम हो सकता है। यह काम आपको लगातार कंटिन्यूअस में लग करके प्लान दिखाना और लोगों को डुप्लीकेट करने का काम करेंगे तो आप ऊंचाई पर जा सकते। लेकिन दोस्त, आज बहुत सारे साथी उस पीरियड में मुझे कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आज समय की बात करेंगे। अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो समय के साथ ही पैसा होगा। अगर मैं 8 घंटा काम करता हूं और मैं 500 रुपया कमाता हूं तो मेरे पास समय बचता है 16 घंटा। अगर मुझे 1000 रुपये की जरूरत होगा तो मुझे कितना घंटा काम करना पड़ेगा? तो मुझे 16 घंटा काम करना पड़ेगा, तो मेरे पास समय बचेगा कितना? 8 घंटा। अगर मैं 2000 रुपया कमाना चाहूंगा तो 32 घंटा होता नहीं है, मैं उस रुपये को कमा नहीं सकता। लेकिन इस नेटवर्क बिजनेस में अगर हम 1 घंटा लगा करके 2 आदमी को इस बिजनेस को सिखा देता हूं, अगर ये 1 घंटा लगाता हूं, 2 आदमी को सिखाता हूं, तो मुझे 1 घंटे का पैसा मिलेगा कि नहीं? अगले दिन ये हम 3 आदमी 3 घंटा काम करता हूं, 1 घंटा काम करता हूं, तो मेरा 1 घंटा होता है, लोगों का 2 घंटा होता है, तो मेरे पास 3 घंटे का पैसा आएगा, लेकिन मेरे पास समय 23 घंटा तो बचेगा। अब ये 3 आदमी मिलकर के भी मैं 2-2 आदमी को बताता हूं, मेरे लिए 6 घंटा होता है, 6 घंटे का पैसा मेरे पास आता है, लेकिन मेरे पास समय 23 घंटा बचता है। इसी तरह से मेरे टीम में 100 लोग होते हैं, 1-1 घंटा काम करता है, तो मेरे पास 100 घंटे का इनकम आता है, लेकिन मेरे पास टाइम 23 घंटा बच जाता है। इसी तरह से एक दिन मैं काम न भी करूंगा, फिर भी मेरे पास समय पर्याप्त बना रहेगा, और मैं इस सिस्टम को न भी करूंगा, समय मेरे पास पर्याप्त रहेगा और पैसा आता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मेरी अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक स्लोगन बोलता हूं कि श्रृंगार न देखा दुल्हन जैसा, दर्द न देखा बिरहन जैसा, देखने को तो बहुत कुछ देखा, लेकिन व्यापार न देखा आरसीएम जैसा। साथियों, एक बात और कहता हूं, करेला तीता तो होता है, करेला तीता तो होता है, पर बहुत गुणकारी भी होता है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी तो कल आपकी बारी है। आरसीएम कर लो, इसी में समझदारी है। दोस्त, इंसान के पास 4 चीज उसके कब्जा में नहीं, वो किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकता, जैसे बीमारी, घटना दुर्घटना, बुढ़ापा, मृत्यु। अगर ये चारों चीज किसी परिवार के मुखिया के साथ आ जाता है तो उसकी परिवार की हालत बहुत खराब हो जाता है। इसलिए आरसीएम बिजनेस हम सबों को मन से करना चाहिए, जुनून से करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।